देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में एक अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे जो पाकिस्तान के आइन, अदलिया और कानून के इदारों से जुड़ा है। आज का मौजू है 27वीं आइनी तरमीम, जिसके बाद अदलिया में बड़ी तब्दीलियां आई और इसके असरात क्या होंगे। कुछ देर पहले की खबर है कि 27वीं आइनी तरमीम के नतीजे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक दोनों चीफ जस्टिस साहबान की मुशावरत से जस्टिस जमाल खान मंदुखेल सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन गए हैं। सवाल यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की तश्कील 9 से अदलिया के निजाम में क्या तब्दीली आएगी। साथ ही हाईकोर्ट के जजों को उनकी मर्जी के बगैर सूबों के दरमियान ट्रांसफर करने का इख्तियार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देने वाली मतनाज़ 27वीं तरमीम के बाद ऐसी इत्तलात सामने आ रही है कि हाईकोर्ट के कम से कम 4 जजेस इस्तीफे पर गौर कर रहे हैं। ज़राए ने बताया कि इन 4 जजों ने हाल ही में अपनी हाई कोर्ट के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से राब्ता करके रिटायरमेंट की बाद अपनी मराद की मुफस्सिल मालूमात तलब की हैं, ज़बानी तलब की गई। इस खबर के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये सूरत हाल अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए खतरा है या सिर्फ ये सियासी और कानूनी मामलात का नतीजा है। क्या ये इस्तीफे अदलिया में दाखिली तनाव, सियासी दबाव का नतीजा हो सकते हैं। हुकूमत और अदलिया के बीच कशीदगी की सतह क्या है, इसके हल के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं। इसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस तरमीम के खिलाफ यौम सियाह बनाने का ऐलान किया। अपोजिशन इत्तेहाद ने पार्लियामेंट हाउस से मार्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च की कोशिश की, ताहम पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। अपोजिशन के एहतजाज में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और महमूद खान अचकजई समेत अपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत की। महमूद खान अचकजई ने कहा कि आइन वगैरह कुछ नहीं बचा, अब लोगों को बाहर निकलना है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। आर्टिकल सारे गए, आइन गया, पाकिस्तान बिल्कुल अंधेरे में धकेल दिया गया। पाकिस्तान को बचाने के लिए हम सबको निकलना होगा। तो आगे लाए अमल सर बताएं। अमल अब सवाल यही है कि क्या अपोजिशन की अप्रोच काफ़ी है, इस एहतजाज से क्या हासिल होने वाला है। क्या अपोजिशन को ये सोचना नहीं चाहिए कि पार्लियामेंट में इतनी बड़ी अक्सरियत से आईनी तरमीम की मंजूरी के बावजूद उसे अदालत में चैलेंज करने की कोई ठोस कानूनी बुनियाद बाकी रहती है फिर ये सिर्फ एक सियासी एहतजाज था। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है सेंटर हुमायूं मेमन PTI से मिर्जा इख्तियार बेग हैं, MNA है पीपल्स पार्टी से, बशीर मेमन है, सदर है मुस्लिम लीग नून के और सीनियर मरकजी रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से सिंध के। आपको भी खुश आमदीद कहूँगी। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले सेंटर हुमायूं की तरफ जाऊँगी। सेंटर साहब, 27वीं तरमीम के बाद जो पूरा अदलिया के हवाले से जो कानून है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब कुछ तब्दील हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया। और उसी के पेश नज़र हम देखते हैं कि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस तरमीम के खिलाफ यौम सियाह मनाने का ऐलान भी किया, लेकिन हमेशा की तरह वही हो रहा है, एहतजाज का हक नहीं मिल रहा उस तरह से जिस तरह माजी में हम देखते थे कि सियासी जमातों को होता था। ऐसी सूरत हाल में अब क्या होगा आगे? देखिए, इस तरह है कि 2014 में इंडिया में भी इसी तरीके से एक कमीशन बनाया गया था जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, और उसको या 2019 में, और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था इस वजह से कि उन्होंने कहा था कि अदलिया की आज़ादी के ऊपर एक ज़रब है। अब इस दफा अगर हम देखें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाया है, इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना था। दोनों के पीछे मकसद एक ही था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं वो 5% होते हैं और वो कोर्ट के 95% टाइम ले लेते हैं। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया था तो उसमें वो कोर्ट में सिर्फ नोमेनक्लेचर का फर्क है, बाकी प्रैक्टिकली वही चीज है। तो हम देखते हैं पिछले एक साल में क्या हुआ था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना तो 52,000 पेंडेंसी केसेस थे, जब और एक साल बाद 60,000 हो गए। तो इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पेंडेंसी ऑफ केसेस पे उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। हाँ, इससे एक फायदा जरूर हुआ था कि जितने भी
जितने भी मुतनाज़े कवानीन थे या जो आइन के खिलाफ वाले जो कवानीन थे या जो डिसीजन थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने गवर्नमेंट के हक में सारे फैसले दे दिए। तो कम से कम गवर्नमेंट को ये पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो गवर्नमेंट की तरफ हर किस्म के गलत फैसले वो मोड़ देगी और कहेगी कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो एक केस भी गवर्नमेंट नहीं हारा। अब उसके अंदर जो एक और चीज है वो ये है कि आपने किसी भी कोर्ट में जब आप उसके एक जज को लेट्स से पंजाब से केपी में या पंजाब से बलूचिस्तान में या पंजाब से सिंध में उनको ट्रांसफर करेंगे, तो ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसके भी खिलाफ है। प्लस इससे आप जजेस को, और अगर वो जज नहीं जाता तो रिटायर कंसिडर किया जाएगा। इससे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी भी जज को, इससे आप अपने मतलब के लोगों को ऊपर ला सकते हैं। दिस इज अगेन सिग्निफिकेंट स्टेप अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। जब इस किस्म की चीजें आनी शुरू हो जाए और फिर जिस तरीके से जज लगाए जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट लगा रही है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलके जो पहले 7 जजेस लगाएंगे, अब ये पहले 7 जजेस जब तक ये करेंगे, सोचे हर एक 2-2, 3-3 साल होंगे, तो ये तो कोई 15 साल तो आप समझो कि ये सारे जजेस जो है ये गवर्नमेंट के लगाए हुए होंगे। तो इन लोगों ने क्या फैसला देना होगा? तो गवर्नमेंट के क्या एस्टैब्लिशमेंट के लगाए हुए होंगे, तो इन्होंने क्या फैसला देना होगा? ठीक है। तो उस लिहाज से, मेरे लिहाज से इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई आइन है ना कानून है, चोरों की हुकूमत है, डाकू जो है वो ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं और वो उन लोगों को तहफ्फुज़ दिया हुआ है कि आप चोरी कर लो, डाका डाल लो, कत्ल कर लो, कोई आपसे नहीं पूछेगा, जो कि आर्टिकल 1 कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। तो मुझे एक बात बता दें, इस किस्म के आइन की, इस किस्म के कानून की कौन शख्स उसकी पैरवी कर सकता है? अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, बिल्कुल ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आइन की और कानून की कोई पासदारी नहीं हो रही है और इस्तिस्ना तो है ही नहीं हमारे मज़हब में, शरीयत में। ये बात भी दुरुस्त है, इस पर तो बहुत सारे मुख्तलिफ फतवे भी आ गए हैं। लेकिन सवाल अब यही है कि जो सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हुई है, हम माजी में देखते थे सेंटर भाई साहब के अदलिया के अंदर से भी और वकला के अंदर से भी अदलिया बचाओ या तहरीक बचाओ अदलिया के हवाले से या वो इंसाफ के हवाले से या कोर्ट के हवाले से हमेशा से जो है वो तहरीकें चलती थी। हम तो वो देखते कि वो तहरीकें भी अब हमें नज़र नहीं आ रही। देखिए, इस तरह है, वेरी अनफॉर्चुनेट हुआ ये है कि इस पिछले इन 4 सालों में जो एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स है, उन लोगों ने एक किस्म का उनको गवर्नमेंट की पुष्ट पनाही है। वो गवर्नमेंट के साथ हर एक गलत चीज पे, और खासतौर पर ये याद रखें, इट्स नॉट गवर्नमेंट, इट इज द पावर। वो पावर के साथ खड़े हो गए हैं, वो अदलिया के साथ नहीं खड़े हुए हैं। इसमें अदलिया की अपनी भी गलतियां थी, क्योंकि अदलिया के अंदर के जजेस, आप सोचे 2 सुप्रीम कोर्ट के जज एक बेंच में बैठ के एग्जीक्यूटिव को कहते हैं कि भाई अदलिया की बात ना मानो। अब इस किस्म के जजों को जब आप चीफ जस्टिस बनाना शुरू कर दें, तो क्या खाक पाकिस्तान में कोई अदालत रह जाएगी? और यही वो चीज है कि वो एक खास तबका जो है, और ये हमेशा होता है, वो खास तबका आज जो है ना, उसने हर चीज के अंदर डिविजन डाली हुई है। और यही वो वजह है कि ये 4 साल पाकिस्तान की जिंदगी के बदतरीन साल हर लिहाज से माने जाते हैं, चाहे वो गवर्नेंस के लिहाज से हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो जॉबलेसनेस हो, किसी भी लिहाज से हो। सारे बिजनेस पाकिस्तान से बाहर चले गए, 10,000 से ज्यादा बिजनेसेस बंद होके बाहर चले गए। खाली लाहौर के अंदर 900 में से 400 इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। ठीक हो गया। बशीर मेमन साहब, आपकी तरफ आती हूँ। बशीर मेमन साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, बशीर मेमन साहब, आवाज आ रही है ना आपको? जी हाँ बेटा, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बशीर साहब, सेनेटर हुमायूं साहब बड़े सीनियर और वोकल मेंबर
سینٹ ہے پی ٹی آئی سے, اور وہ بڑی لاجیکل باتیں کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں بہت ساری. اور آج ہر کوئی یہ پوچھ رہا ہے, آج آپ نے دیکھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 27ویں ترمیم کے حوالے سے یوم سیاہ بھی منایا. اپوزیشن اتحاد نے پارلیمنٹ ہاؤس سے مارچ کرتے ہوئے سپریم کورٹ جا کے احتجاج کرنے کی کوشش بھی کی, لیکن پولیس نے روک دیا. آپ کے زمانے میں آپ یہاں ہم دیکھتے تھے کہ آپ لوگ جوائنٹلی مسلم لیگ نون بھی اور اپوزیشن بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہوتی تھی وہ بھی جو ہے وہ نکالتی تھی دھرنے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کو روکتا نہیں تھا. آج جس طرح سے روکا جا رہا ہے اپوزیشن کو دھرنوں سے اور مارچ کرنے سے, وہ ہم سب کے سامنے. السلام علیکم بیٹا, آپ کو بھی السلام علیکم, آپ جی کے ویئرز کو السلام علیکم, آپ جی کے جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بھی السلام علیکم, آپ کے چینل کی بہت شکریہ, بہت مہربانی. مجھے انہوں نے اس قابل سمجھا کہ میں آ کر کے آپ کے پروگرام میں شریک. اب میں آپ کو ایک عرض کروں, 144 سیکشن لگا ہوگا, سمپل, اس کا تو جواب یہی ہے. اس وقت لگا ہوگا اسلام آباد میں یا جہاں پر بھی یہ جلوس جلسہ نہیں نکالیں گے وہاں پہ سیکشن 144 لگا ہوگا. اگر انہوں نے نکالنا ہے اس کے باوجود بھی تو چلے جائیں, پٹیشن کر دیں, مجھے ہمیں جلوس نہیں نکالنے دے رہے, جو میں یہ سمجھتا ہوں. ایک تو یہ, دوسرا جو احتجاج ہے وہ تو خیر انہوں نے پارلیمنٹ میں ادھر کھڑے ہو کر کے ووٹ اس کے اگینسٹ دے دیتے, ادھر بات کر لیتے, بائیکاٹ کر کے تو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. یہ اگر کھڑے ہوتے وہاں پہ تو کاؤنٹ تو ہوتے نا کہ اتنے لوگوں مخالفت کی. ابھی تو یہ ہوا کسی نے مخالفت نہیں کی, جتنے بھی موجود تھے. جمہوری طریقہ تو یہی ہوتا ہے نا, جمہوری طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ نے اپنا وہ جو ڈسنٹ ہے وہ رجسٹر کرانا ہوتا ہے. وہ آپ نے کرایا نہیں, اب تو ایبسٹین کر گئے, غیر حاضر ہو گئے. جے یو آئی نے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے ادھر مخالفت پہ ووٹ دیا نا, تو ان کے پاس یہ اخلاقی جواز بنتا ہے کہ ہم نے ان کے آئین کے فلانی جو بھی امینڈمنٹ ہوئی اس کے خلاف ہم نے ووٹ دیا. ان کے پاس کیا اخلاقی جواز؟ یہ تو کہتے ہیں ہم اس قانون سازی کا حصہ ہی نہیں ہے. جس کا یہ حصہ نہیں ہے اس کے بعد احتجاج کیا کرنا؟ مطلب ایک ویسے ہی ہو سکتا ہے, مطلب محمد صاحب کو ہو سکتا ہے مائنڈ کرے, ظاہر ہے مطلب ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ کو وہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا, آپ کو وہاں پہ بتانا چاہیے تھا لوگوں کا کہ میں کیوں مخالفت کر رہا ہوں, اور پورا پاکستان سنتا کہ کتنے لوگ مخالفت میں ہیں. لیکن اس وقت تو آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ تو تقریر کر کے دعا دار اور باہر چلے گئے. آپ نے تو فیسیلیٹیٹ کیا. یو آر فیسیلیٹیٹرز باہر نکل کے روڈ پہ لوگوں کی جو ہے وہ فری موومنٹ کو بند نہیں کر سکتے, شہروں کو بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ان لوگوں کو جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. میرا تو پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ نے تو فیسیلیٹیٹ کیا, تو فیسیلیٹیٹر باہر آ کر کے لوگوں کو کہہ رہے, عام آدمی کو کہہ رہا تو کہہ باہر مت نکلے, اور خود ووٹ دیا ہے وہاں پہ. یہ تو مطلب بیٹا میں مطلب ایک بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک, آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا کہ جی انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. میں سینٹر ہمایوں سے اس کے اوپر دوبارہ لے لوں گی. مجھے مرزا اختیار بیگ صاحب کی طرف بھی جانا ہے. اختیار بیگ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی. جی اختیار بیگ صاحب کی طرف. سر ہم دیکھ رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی, اس کے بعد جتنی عدلیہ میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اور اثرات آ رہے ہیں اس کے ہمارے سامنے ہی ہیں, اور ایسے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس ترمیم کے خلاف یوم سیاہ بھی منانے کا اعلان کیا. آج منایا بھی. اپوزیشن اتحاد پارلیمنٹ ہاؤس سے مارچ کرتے ہوئے سپریم کورٹ تک احتجاجی مارچ کی کوشش کی, تاہم پولیس نے ان کو جانے سے روک دیا. آپ کے وقت میں جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے, نون لیگ تھے, مہنگائی مکاؤ مارچ ہوا, آزادی مارچ ہوا, سندھ سے ہم نے دیکھا اسلام آباد تک گئے, پنجاب, لاہور, پشاور, پتہ نہیں کہاں سب گئے. آپ کو کسی نے نہیں روکا پی ٹی آئی کے دور میں. آج پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں, اپوزیشن کی جماعتیں کلیم کرتی ہیں کہ ہم ہیں, آپ حکومت میں کوئی احتجاج نہیں ہونے دیا جاتا, کوئی پرامن احتجاج بھی نہیں ہونے دیا جاتا. آخرکار کیوں؟ کیا رائٹ آف ڈیموکریسی نہیں ہے کہ جی اپوزیشن کی جماعتیں, سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر سکیں؟
पहली चीज तो यह है कि एहतजाज नहीं करने दिया जाता। ये पुरअमन एहतजाज बिल्कुल करे, लेकिन अगर तशद्दुद वाला एहतजाज है, धरने का, गिराओ जलाओ तोड़ फोड़, तो फिर उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। उसके तरीकेकार है एहतजाज का। आप परमिशन लेते हैं, किस जगह कमिश्नर से लेंगे, किस जगह जमा होंगे, कितने बजे, क्या एहतजाज, ये तमाम चीजें होती हैं ताकि सेफ्टी मेजर्स लिए जा सके। इस्लामाबाद में आपको पता भी चंद दिन पहले कितना खतरनाक किस्म का हमला हुआ था कोर्ट के बाहर, और उसमें 13-14 आदमी शहीद हुए और जख्मी हुए बेशुमार लोग। उसमें जज साहिबान भी थे, मजिस्ट्रेट भी थे, अपना वकला भी थे। तो ये सब चीजें हमारे सामने हैं। या मैं इतलात यही है कि जो दहशतगर्द है वो अफगानिस्तान से और दूसरे इलाकों से जो पाकिस्तान में उनके सहूलतकार हैं, उनके जरिए इस्लामाबाद और पिंडी पहुंच गए हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उन जगहों पे जाके ब्लास्ट करें जो इंटरनेशनली उनको ज्यादा एक्सपोज करें, एक्सपोजर मिले। तो आप एक स्टेट, एक रियासत की जिम्मेदारी है कि हमने इस मौके के ऊपर ऐसी चीजें नहीं कर रही जहाँ पब्लिक बाहर आए, पब्लिक एक्सपोज हो, पब्लिक अटैक का सामना कर सके। और ये एक रियासत की जिम्मेदारी है। अगर हम ये ना करें और बड़े कोई हादसा हो जाए इससे ज्यादा बड़ा, जो अभी हाल ही में हुए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी चलाई जाएगी। तो इस चीज को भी आप देखें, जर्नल बात करना कि जी इजाजत इन देने, भाई हालात देखें। आप लिखें, जैसे आप जलसों के लिए लिखते हैं कि भाई मीनार पाकिस्तान तक करना है या डी चौक पे करना है या कोई ऐसी जगह, तो हमने ये देखना होता है कि ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महफूज है, कितना सिक्योर्ड है, हमें इजाजत इस वक्त देनी चाहिए या इस वक्त कोई ऐसा मौका हम अफोर्ड नहीं कर सकते जहाँ इज्तिमा हो लोगों का और फिर कोई दहशतगर्दी का वाकया हो जाए। तो ये व्यू है जिसको उजागर नहीं किया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और भी बात है। अभी जैसे कह रहे थे कि भाई इजाज़त चले अलग अपनी बात है, वो तो आप उसकी मार्च की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो पूरा 27वीं तरमीम ने अदलिया का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया ना, आप खुद लगा रहे हैं हुकूमत, तो कैसे होगा। उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि जी कितने केसेस थे, और उल्टा 26वीं तरमीम के बाद और जुडिशल जो है कमीशंस बनाने के बाद जो है उल्टा केसेस बढ़ गए, कोई केसेस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा कि भाई इस्तिस्ना तो किसी को भी नहीं है, हमारे तो दीन और शरीयत और मज़हब में भी नहीं है इस्तिस्ना, फिर आप इस्तिस्ना दे रहे हैं 27वीं तरमीम के थ्रू, कैसे दे सकते हैं आप ऑफिस वेरियर्स को। जी देखिए, आप जरा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में बात करें। ये ट्रांजिशन खैरियत से, खुशउस्लूबी से हो गई है, 27वीं तरमीम पास हो गई है, तमाम तकाजों को उन्होंने पूरा करा है। जुडिशल कोर्ट जो है, आईनी कोर्ट, वो बन गए हैं, जजेस का तैनाती उधर हो गई है, मेरिट पे कोशिश कर रहे हैं वही जजेस आए जो कॉन्स्टिट्यूशनल महारत या स्किल नो हाउ रखते हैं ताकि वो उस फील्ड में ज्यादा बेहतर फैसले कर सकें। ये रिफॉर्म्स के मद में आता है, इस्लाहत के मद में आता है, लिहाजा इसको इस अंदाज में देखा जाए। अब आप एहतजाज अगर कोई करे उसका बुनियादी हक है, वो कर सकता है, लेकिन अब तो आइन में भी तब्दीली की तो इजाजत है ना, और अब तो तब्दीली या अमेंडमेंट जिसको कहते हैं पास हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कोर्टों में ज्यादा चाहते हैं अगर तो ये जाएं, कोर्ट खोले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट पे जाएं, उसमें ये देखना है कि आया ये अमेंडमेंट अलाउ करती है अपील को, कि अमेंडमेंट पिटिशन को अलाउ करती है कि वो पिटिशन दायर करें। ये सब चीजें भी देखें, आप खुद फैसला करें। हमने तो ये नहीं कहना है नहीं कि जी कोर्ट में जाएं या न जाएं, हमने तो एक कौमी मफाद में रिफॉर्म्स, इस्लाहत के मद में 27वीं अमेंडमेंट की, जिसका हम समझते हैं कि 20 लाख के करीब केसेस अगर पेंडिंग है तो 15%
केसेस होते इंस्टीट्यूशनल के, लेकिन वो टाइम लेते थे 85%, और फिर गरीब बेचारा दर बदर खाता था इंसाफ के लिए। अब कम से कम ये होगा कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, आईनी कोर्ट, वो उन मैटर को देखें। बाकी पूरा टाइम सुप्रीम कोर्ट को मिलेगा बाकी केसेस देखने के लिए, नॉन आईनी है। तो ये चीजें मैं समझता हूँ हमें ज्यादा अच्छी तरीके से उजागर करनी चाहिए अवाम के साथ, कि इसमें रिफॉर्म्स का एलिमेंट तलाश करें, इसमें इस्लाहात को तलाश करें, जिसको सामने रख के ये अमेंडमेंट की गई है। अच्छा, बशीर मेमन साहब आपकी तरफ आ रही हूँ वापस। यही सेनेटर मायूं मेमन साहब ने यही बात की अभी, जैसे इख्तियार बेग साहब से भी मेरा सवाल था, उन्होंने कहा भाई इस्तिस्ना का तो कहीं है ही नहीं ना, कोई भी कुर्सी पर बैठेगा उसको जवाब तो देना है, आवाम के सामने वो जवाब दे, आवाम के वोट से आता है, फिर और फिर इलेक्टोरल प्रोसेस से आता है, जो भी आता है, तो फिर आप इस्तिस्ना क्यों दे सकते हैं? मैं आपको एक अर्ज करूँ, ये जो आईनी तरमीम होती है वो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट वो करती है, उसका हक है, उन्होंने एक अपना हक इस्तेमाल किया, उसको हक जो है ये आईनी अमेंडमेंट का जो तरीक़ेकार आइन में दिया हुआ है, और उधर के इलेक्शन में पहुंचने का हक उनको हम लोगों ने, आम आदमी ने दिया, मैंने भी वोट दिया, आपने भी वोट दिया, उन लोगों को ये राइट हमने दिया है। आप देखें ना, हमने उनको ये अथॉरिटी दी है कि आप जाकर के आइन में, मतलब जाकर के नेशनल असेंबली में और जाकर के सेनेट में बैठे। अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक होता है कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव विजडम की बुनियाद पर आते हैं जो अमेंडमेंट्स होती है। कलेक्टिव विजडम है ना, इतने सारे 2/3 मेजॉरिटी ने फैसला किया कि ये होना चाहिए। अब उसको हो सकता है मैं एग्री करता हूँ, हो सकता है आप एग्री ना करती हो, तो ये तो हो सकता है, लेकिन वो जो कलेक्टिव विजडम था हमारे इलेक्टेड लोगों का, उन्होंने ये फैसला किया कि ये होना चाहिए। हाँ, मतलब जिनको वहां पे काउंट करवाना था उनको चाहिए था वहां पे जाते और बताते, नहीं इतने लोग हम खिलाफ थे। और अभी सड़कों पे निकलने का फायदा कोई नहीं, इसलिए कि इस वक्त हमें 2 सूबे में बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, और केपी में आप देख लें और बलूचिस्तान में देख लें, तो हम वैसे ही इंडिया, अफगानिस्तान, हम वैसे ही घिरे हुए हैं इस वक्त। हमारे पास जैसे ही 24 घंटे कोई ना कोई, रोज कोई ना कोई आता है कि 15 खवारिज मारे गए और ये हो गया, मतलब हमारे लोग भी शहीद हो रहे हैं। जब कौम इस तजुर्बे से और अंदोनाक वाक़यात से गुजर रही हो डेली के हिसाब से, आपको रेड जोन में आकर के धरना देना रहेगा? कोई आपने कभी ये सोचा कि हमारा दुश्मन क्या हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है? हमें किस चीज से बचना चाहिए, एतराज करना चाहिए, हमें एक कौम बन के सोचना चाहिए। कब सोचेंगे आप? आखिर हम एक कौम बन के कब सोचेंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। भाई आप उधर खड़े होते, आप उधर बोलते कि जी हमें एतराज है इस पे, हम लोग इतने लोग हैं जो कि इसकी मुखालफत कर रहे हैं, ये तरीका है जमहूरी। और ये सड़कों पर आने का तरीक़ाकार है, वो पहले एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट में ये बोलकर कि जी हम डी चौक पे नहीं आएंगे, फिर डी चौक की वो पुरानी तस्वीरें बेटा आपके पास पड़ी हुई जरा जी क्या अशर किया था उन्हें, डी चौक में आ गए, क्या अशर किया था, दरख्त भी जला दिए। तो हम क्या दुनिया को मैसेज देना चाहते कि हम बिल्कुल ऐसी नेशन है जो थोड़ी थोड़ी बात पे उठा के एक दूसरे की गाड़ियां जला देते, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों के घरों को आग लगाते हैं। मतलब हम कोई अनरूली नेशन तो नहीं है ना, इज नॉट बनाना रिपब्लिक। बेटा इस स्टेट को मेरी भी है और आपकी भी है, ये हम सबकी है, ये किसी एक की नहीं है। ये आइन भी इसी तरह हम सबका है, उसका इतलाक हम सब पे होता है। ये कानून हम सबका है जिसका इतलाक हम सब पे होता है।
اور ہم ہی نے الیکٹ کر کے لوگوں کو بھیجا ہوا. تو آپ لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کر کے کہہ دیتے میں اختلاف کرتا ہوں. اختلاف کی گنجائش تو موجود ہے نا آئین میں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ایم این ایز تھے اور سینیٹرز تھے انہوں نے نہیں کیا اختلاف. انہوں نے کیا اختلاف, کاؤنٹ ہوئے وہ. آج میں بھی بات کر رہا ہوں, ہر جمہوریت پسند آدمی اس کی بات کرے گا. باقی جو آپ پہلے دھرنے اور یہ اور وہ جو ملک میں ادھر سے چڑھائیاں, کبھی ادھر سے کے پی سے چڑھائی, کبھی کدھر سے چڑھائی, کبھی کدھر سے چڑھائی, تو لوگ تنگ آ چکے ان چیزوں سے. لوگ تنگ آ چکے ان چیزوں سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا صحیح ہو گیا. میں ذرا سینٹر مائی صاحب کی طرف واپس جاتی ہوں. سینٹر مائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اپوزیشن کی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے اندر آپ نے بائیکاٹ کر کے الٹا سپورٹ کیا ہے, بشیر صاحب کہہ رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو سپورٹ کرنا ہو گیا جے یو آئی کا اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی. اب جو پروٹیسٹ ہے اس کے لیے بھی وہ پرمیشن لینے کی بات ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی آپ کو لینا چاہیے تھا, ہم بھی لیتے تھے. تو کیا پرمیشن لی تھی, نہیں لی تھی, ایک تو یہ بھی کلیئر کر دیں. دوسرا, بائیکاٹ کر کے کیا واقعی آپ نے سپورٹ کیا 27ویں ترمیم کو؟ دیکھیے مجھے ان لوگوں کی منطق سمجھ نہیں آتی جی. جب میں اس کے خلاف احتجاج کر رہا ہوں, ہاؤ ایم آئی سپورٹنگ دیم. نمبر 2, میں نے حق میں ووٹ نہیں ڈالا, ہاؤ ایم آئی سپورٹنگ دیم. نمبر 3, اگر میں ان کے مخالف بھی ووٹ ڈال دیتا, ان کے نمبر پورے تھے کیونکہ انہوں نے چوری کی ہے, ڈاکہ ڈالا ہے, لوگوں کو مجبور کیا ہے, پیسے دیے, رشوت دی ہے. یہ لوگ بیسیکلی وہ جو ہے نا الراشی والمرتشی کے علاوہ پھر نہ رہے, تو اس کیٹیگری میں آتے یہ لوگ. تو پھر مجھے ایک بات بتائیں, ہاؤ کین آئی بی سپورٹنگ دیم. نمبر تو ان لوگوں نے اپنے پورے کیے ہوئے تھے. اور یہاں تک ہے کہ جو چیئرمین ہے وہ سینٹ میں سب سے اوپر بیٹھ کے وہ ایک شخص ہے, کہتا ہے کہ میں جس نے اپنا ووٹ بیچا ہے یا اس کو مجبوری کے تحت اس کو وہ ڈرا دھمکا کے اس کو کیا, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ 26ویں ترامیم میں میرے گھر کے 10 لوگوں کو اٹھایا گیا تھا, تو اس بیسس پہ ہو سکتا ہے اس میں پریشر ہو. اس نے جب کہا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں, تو چیئرمین صاحب کہتے ہیں خیر کوئی بات نہیں, ہم آپ کو واپس لے آئیں گے. اور یہ میں نے اٹھایا بھی ہے. میں نے کہا کہ جی یو آر پروموٹنگ ہارس ٹریڈنگ. they have been doing horse trading all their life. ان کا کام یہ بیوپار لوگ ہیں. یہ اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے, کیا خوب سودا نقد ہے, اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے, یہ لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں. ان کو کانسٹیٹیوشن سے کیا لینا دینا. بیٹا تھوڑا سا ماضی میں چلے. بیٹا ماضی میں چلے. حاصل بزنگو صاحب کا الیکشن ہوا تھا, اس کے تھوڑا سا پوچھ لیں محمد صاحب سے. سینٹر مایو صاحب وہ کہہ رہے ہیں ماضی میں بھی تو آپ الیکشن کے بارے میں تھوڑا سا غور فرما لیں, ماضی میں فلور پہ کیا ہوا. try to understand one thing. ایک ہے الیکشن ہوتا ہے, جیسے کسی پارٹی کا الیکشن ہے یا کوئی ادھر وہ الیکشن ہے فلانا ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا کانسٹیٹیوشن میں ذکر ہے, آرٹیکل 63A کا. اس میں پرائم منسٹر, اس میں منی بل, اور اس میں کانسٹیٹیوشن کے اوپر ووٹ. یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ اپنی پارٹی کے لحاظ سے دو گے, ادروائز آپ پہ آرٹیکل 63A لگ جائے گا. تو اس کو باقی چیزوں کے ساتھ مت ملائیں. باقی چیزوں میں اگر آپ ووٹ دے دیتے ہیں آپ کے اوپر ڈیفیکشن کلوز نہیں لگتی. اچھا ایک سیکنڈ ہمایوں صاحب, جی سینٹر صاحب ایک سیکنڈ, بشیر صاحب ایک منٹ, آپ دونوں بہت سینئر ہیں, میں تو بیچ میں بول نہیں سکتی ہوں, لیکن آپ 1 منٹ دے دیں. ہمایوں صاحب بات مکمل کر لیں, پھر آپ ہمایوں صاحب سے سوال کر لیجیے گا. آپ یہ نوٹ کر لیں بشیر صاحب, میں یہ کہوں گی کہ کراس کوشچنز نہ ہو تو وہ بات کر لیں اپنی, پھر آپ ان سے سوال کر لیجیے گا. جی ہمایوں صاحب آپ کمپلیٹ کر لیجیے. جی سر. جی سر یہی بتا رہا تھا جی کہ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. لیٹس سے میں سینٹ چیئرمین کے اوپر ووٹ ڈال دو, اس کے اوپر کوئی ڈیفیکشن کلوز نہیں ہے. لیکن اگر میں پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کے یا میں منی بل کے اوپر یا پھر میں کانسٹیٹیوشن کے اوپر اپنی پارٹی کے موقف سے ہٹ کے کرتا ہوں, اس کے اوپر ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ کے اوپر ڈیفیکشن کلوز لگ جائے گی. ان کو آپس میں مکس نہ کرے. اگر آپ ان کو مکس کرتے ہیں تو دیٹ مینس یو ڈو ناٹ ہیو اینی انڈرسٹینڈنگ آف واٹ کانسٹیٹیوشن از.
اب میں آپ کی اجازت سے سوال لے لوں بشیر صاحب کا آپ کے لیے, وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی بشیر صاحب جی. دست بدستہ میں ذرا محمد صاحب سے ایک عرض کروں کہ ضمیر جاگے اگر آپ کی مرضی کے مطابق تو وہ جائز ہے, ضمیر جاگے اگر آپ کی مرضی کے خلاف تو وہ ناجائز ہے. ضمیر جب جاگا تھا حاصل بزنیوں کے خلاف اور آپ کے فیور میں, وہ ٹھیک تھا. ابھی آپ ڈیفیکشن کلاس کو لے آئے. میں محمد صاحب میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, I respect you too much. As a human you are excellent man. خدا کا واسطہ ہے اس عمر میں مجھے اور آپ کو یوتھیا خیالات رکھنے کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہے. ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے نا, ہمارے پاس وقت بھی نہیں یوتھیا سوچ کی. ہم بات کریں گے انصاف کی, کم از کم ہم بات کریں گے انصاف کی, اس لیے کہ ہماری عمریں ایسی ہیں کہ اب ظاہر ہے چل چلاؤ کا دور ہے, ٹھیک ہے نا. تو خدا کا واسطہ ہے وٹ جو آج کریں گے کل کو بوئیں گے, یہ سوچ لیں آپ, یہ آپ سوچ لیں. جی سینیٹر صاحب, جی سینیٹر صاحب, جی جی. اچھا دیکھیے میں آپ نے مجھے آنر دیا, آپ کی بڑی مہربانی سر جی. میں اس قابل نہیں ہوں لیکن تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. دیکھیے میں نے اس چیز کا گلہ نہیں کیا کہ آپ لوگوں نے ہمارے بندے کو مطلب خرید کے یا ڈرا کے یا دھمکا کے اس نے ووٹ لیا ہے, اس کا ضمیر جھنجھوڑا یا وغیرہ جیسے بھی کیا ہے, وہ بات نہیں ہے. میرا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ چیئرمین سینٹ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کے بجائے اس کے کہ دوسری پارٹی کا آدمی جس نے اپنی پارٹی کے موقف کے خلاف ووٹ دیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں, تو چیئرمین سینٹ ان کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم آپ کو واپس لے آئیں گے سینٹ میں. اچھا یہ یاد رکھیں اس پہ آرٹیکل 63A لگتا ہی لگتا ہے, ون وے اور انادر وے. تو اس کو جب لے آئیں گے یہ کوئی طریقہ ہے. بشیر صاحب ایک منٹ, بشیر صاحب کمپلیٹ کرنے دیں, بشیر صاحب کمپلیٹ کرنے دیں, پھر آپ کی طرف ہی آؤں گی. جی 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 سینٹر صاحب, جی 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 عمر صاحب. ہاں تو بس میں نے یہ کہنا تھا. باقی آپ اگر وہ سمجھتے کہ یہ ہماری عمر نہیں ہے اس قسم کی چیز کی, میں کہتا ہوں کہ یہ عمر نہیں, کوئی بھی عمر ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ غلط بیانی کریں. کوئی بھی عمر ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم لوگ اللہ کو خفا کریں اور اپنے لیڈر کو خوش کریں. ہمیں لیڈر کو خفا کر سکتے, اللہ کو نہیں خفا کر سکتے. اچھا سر میں اس پہ جواب لے رہی ہوں دونوں ممبران سے. کوئی کلک چیز اور بتا دی گا, اب تو 28ویں ترمیم کی بات شروع ہو گئی نا کل سے. مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دیا, جس پہ پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دیا, نون لیگ بھی بات کری ہے. تو نئے صوبوں کی یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی جو بات ہو رہی ہے, ہمایوں صاحب کیا پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیے ان پرنسپل پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے ایڈمنسٹریٹو صوبوں کے ایڈمنسٹریٹو صوبوں کے حق میں اس لیے ہے کہ پنجاب از 50%, اور اگر آپ پنجاب سے جیت جائیں تو باقی صوبوں سے آپ جو مرضی کریں آپ حکومت بنا سکتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کنسنٹریٹ پنجاب پہ کرتے ہیں, باقی صوبوں کو اگنور کر دیتے ہیں. اس لحاظ سے اگر ایکول اس میں ہم لیٹ سے پنجاب کے 5, کے پی کے 2 یا 3, سندھ کے 3 یا 4, بلوچستان کے 2 یا 3, اس طریقے سے ہم صوبے بنا لیں ایڈمنسٹریٹو پرپز کے لیے, لسانی اس میں نہیں یا کسی زبان کی اس میں نہیں یا کسی علاقائی کے لحاظ سے نہیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا لیں, تو پھر وہ میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا. تو میں اس کے ان پرنسپل میں اس کے خلاف نہیں ہوں. اگر فرض کرے پارٹی کے اندر ڈیبیٹ ہوئی اور پارٹی کا موقف کچھ اور ہوا تو میں اس کے حق میں ووٹ دوں گا, چاہے میں ڈسینٹنگ ووٹ کیوں نہ ہوں میری پارٹی کے اندر. میں I do not follow what party has to say, but I have to abide by the party rules. ٹھیک ہو گیا ہے, آپ پارٹی رول کے اس پہ جائیں گے ایڈمنسٹریٹو یونٹ, یعنی کہ ایڈمنسٹریٹولی کیونکہ ایسا تھا کہ صوبوں کی بہتری کے لیے, اور اس میں اگر 18ویں ترمیم ختم کرنی پڑی تو اس میں بھی سپورٹ کریں گے. دیکھیے 18ویں ترمیم بیسیکلی کانسیپٹ کیا ہے, 18ویں ترمیم کا کانسیپٹ یہ ہے ڈیولوشن آف پاور. رائٹ, ڈیولوشن آف پاور شوڈ نیور فنش. اس کو بلکہ فردر ڈیوالو ہونا چاہیے, اس کو صوبے تک نہیں رکنا چاہیے, اس کو نیچے اور زیادہ بلدیات تک جانا چاہیے.
बल्कि इनफैक्ट होना ये चाहिए कि जो पैसा है वो बजाय सूबे में जाए ट्रांसफर हो, वो डायरेक्ट नीचे म्यूनिसिपैलिटीज में जाके या इस तरह की जगहों में जाके डिपॉजिट हो और वहां से फिर डायरेक्ट यूज हो। एमएनएज एमपीएस का कोई काम नहीं है कि वो जाके नालियां और इधर उधर चीजें देखेंगे, उनका काम ही नहीं है। ठीक हो गया, एमएनएज एमपीएस का काम नहीं, उनका काम नहीं, ठीक है हो गया। बशीर साहब आपकी तरफ आऊंगी। जी बशीर साहब। बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद साहब इंतहाई बावकार शख्स है। जी जी। मैं आपको थोड़ा सा एक अर्ज कर दूं जी कि कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन मुझे चूंकि 28 अमेंडमेंट का पता नहीं है तो मैं उस पर कोई बात करने से एतराज करूंगा। बशीर जिस साहब चीज का वो तो पता ना लेकिन हो उस बात अच्छा मुझे आई डोंट। चले आप ना करें, मैं इख्तियार बेग साहब से इसको, क्योंकि इख्तियार बेग साहब की जो पार्टी है, ऑफ कोर्स जो पीपल्स पार्टी है, वो सबसे ज्यादा इसके ऊपर अग्रेसिव उसका स्टेटमेंट आया, चेयरमैन का भी और मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन के स्पोक पर्सन यानी कि जो है उनके, उसका भी। इख्तियार बेग साहब 28वीं तरमीम की जो बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पीटीआई ने कहा भी, सेंटर माइज साहब कहते हैं कि हम करेंगे इसको सपोर्ट, क्योंकि जैसे पावर ऑफ डेवोल्यूशन की जहाँ बात होती है वो निचले सतह तक भी होनी चाहिए, और अगर उस हिसाब से भी अगर डिविजन्स हो रहे हैं ताकि बेहतरी आए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो होना चाहिए। जी जी, पहले तो रेदा, अगर आप किसी तीसरे गेस्ट को, पैनलिस्ट को रखती हैं तो ये एहसास करें वो लाइन पे होल्ड ऑन कर रहा है आधे घंटे 20 मिनट से, ऐसा नहीं होता अमूमन। सर शुरू में ना, सर शुरू में आपने लेट ज्वाइन किया था, टाइम हमारा वो सारा किल हो गया। मैं आपके सवाल का जवाब अपने पार्टी का मौक़िफ़ बता देता हूं। जी 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 सर। 28th अमेंडमेंट अभी फौरी तो ऐसी नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ चीजों पे वादे किए गए हैं। सिटी गवर्नमेंट का स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना और डिवॉल्व करना, ये एक एमक्यूएम का भी मुतालबा था और हमारा भी इसमें कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। हम चाहते हैं कि सिटी गवर्नमेंट जो है वो मजबूत हो, इफेक्टिव हो, मौसर हो और उनको डिवॉल्व किया जाए ग्रास रूट लेवल पे। यहाँ तक तो हमारा उनसे कोई लेकिन यहाँ जो बातें सुनने में आ रही है कि एनएफसी को रोल ओवर कर रहे हैं, ये 18th अमेंडमेंट को रोल ओवर कर रहे हैं, ये ऐसी न कोई बात है और न पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, पीपल्स पार्टी उसका साथ देगी, बिल्कुल नहीं। हम अपोज करेंगे। और बिलावल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कि एनएफसी बोर्ड ये 18th अमेंडमेंट को रोल और जो है वो हमें काबिल कबूल नहीं है, उसमें अब कोई भाम नहीं है। तो दोनों चीजों पे मैंने आपको बतला दिया कि सिटी गवर्नमेंट के ऊपर हमारा क्या मौकिफ है और बाकी चीजों पे हमारा क्या मौकिफ। लेकिन इख्तियार बेग साहब, अगर 28वीं तरमीम में ये सूबों का ही मामला आता है और यही आती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं सपोर्ट करेंगे? क्या करेंगे इसका हल? देखिए, सिटी गवर्नमेंट तक स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, डिवॉल्व करना, वसाइल को और इख्तियारात को नीचे तक पहुंचाना, हम बिल्कुल कायल हैं और हम सपोर्ट करते हैं। और नए सूबे सर, नए सूबे जी, बाकी चीजों में हमारा अपना मौके पर वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा। पीपल्स पार्टी पत्ते खोल के खेलती है। इस बार भी जब ड्राफ्ट आया तो बिलावल साहब ने सबसे पहले ट्वीट करा ताकि हमारे जो मैंडेट है, जो लोग हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं और आवाम है, उनको पता चले कि जी हम जो है 27th अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। नहीं तो इख्तियार बेग साहब, नए सूबों पे कोई मतलब नए सूबे बनाने पे कोई रजामंदी नहीं होगी? अभी हम इस पर तो बात करने को तैयार ही नहीं है। बात करने को तैयार ही नहीं है? हमारे तक इसमें कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है। आप पंजाब में भी सराइकी के लिए बात कर रही हैं, वहाँ का भी आपको पता है कि कोई ऐसे। तो इख्तियार बेग साहब, आप तो खुद कराची से, अगर कराची को एडमिनिस्ट्रेटिवली ये बातें कबल वक्त है। नहीं इख्तियार बेग साहब, आप खुद कराची से, आप कराची हाइट हैं, अगर कराची एक नया सूबा बनता है तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे? अभी आपको एनएफसी अवार्ड और 18th अमेंडमेंट पे अपना पार्टी का क्लियर मौकिफ हमने आपको दिया है जो जरा बहस है।
इख्तियार बेग साहब, आप तो खुद कराची से हैं, अगर कराची, क्योंकि आपको कराची की पॉपुलेशन का अंदाजा आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, आपने खुद कंटेस्ट किया है कराची से, अगर कराची को एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर करने के लिए, गवर्नेंस बेहतर करने के लिए एक सूबा बनाया जाता है, तो क्या आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे? कराची के लोग का मुकदमा नहीं लड़ेंगे? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रॉन्ग बनाना, सूबे बनाने और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स सेंटर्स बनाने, ये सब चीजें मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ये इस वक्त हमारे ज़र बहस है ही नहीं ये बात। हमने जो बात करनी है और कर रहे हैं, जो आपने पूछी है वो हमने वजाहत कर दी कि आपका 18th अमेंडमेंट और NFC अवार्ड, ये दो चीजों पे बात हुई है, और 28th अमेंडमेंट जब भी आएगी तो ये चीजें उसमें हो सकती है, और उसमें हमने अपने पार्टी का मौक़िफ़ आपको बता दिया है। ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब आपका, सेनेटर हुमायूं अहमद, बशीर मेमन साहब, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया आप तीनों का। और नाजरीन, 28वीं तरमीम की अब गूंज, 28वीं तरमीम कहा जा रहा है कि दिसंबर में आ रही है, क्या इतनी जल्दी आएगी, या फिर 28वीं तरमीम में जो सूबों के नए बनाने की और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बेहतर करने की, गवर्नेंस को बेहतर बनाने की बात है, क्या वो होना चाहिए और ये अवाम के हक में होगी? इस सब पे आखिरकार क्या होने जा रहा है, ये तो आइंदा आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इसी के साथ ही अपनी मेज़बानी से दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।